हमने भाग एक में भारतीय सभ्यता का प्रारंभ का भाग एक देखा, जिसमें हमने कुछ कुछ चीज़ें देखा कि सभ्यता क्या है। सबसे पहले हमने देखा कि सभ्यता क्या है। इसमें क्या है, शासन और प्रशासन का कोई रूप होता है, नगरीकरण होता है, विभिन्न प्रकार के शिल्प होते हैं, व्यापार होते हैं, लेखन का कोई रूप होता है, सांस्कृतिक विचारधारा होता है और कृषि उत्पादकता ज़्यादा होता है ताकि नगरों को भी भोजन उपलब्ध कराया जा सके। फिर हमने अन्य देशों की अन्य देशों की सभ्यता के बारे में देखा, जिसमें मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, ये सब के बारे में देखा। फिर गांव से नगर कैसे बसे, इसके बारे में हमने यहाँ पे चर्चा किया। इस विकास प्रक्रिया को भारत का पहला नगरीकरण भी कहा जाता है, ये भी देखा। फिर हमने आगे जब बढ़े तो हम देखे कि सरस्वती नदी के भी बारे में देखे कि आज उसको क्या कहा जाता है और यह क्या है, एक बरसाती नदी बन गया है। फिर उसके बारे में हम इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं, उसका नगर योजना देखे कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या है, कहाँ स्नानागार है, कहाँ पे कुआं होते थे, कहाँ नालियाँ होती थी, कैसे सड़क होते थे, कैसे नींव होता था, पत्थरों के नींव भी होते थे, तो ईंटों के, पक्की ईंटों के भी नींव होते थे। फिर अब हम जो देखने जा रहे हैं यह भाग 2 है, और भाग 2 में हम क्या देखने जा रहे हैं, भाग 2 में देखने जा रहे हैं जल प्रबंधन से। और किसका जल प्रबंधन, तो जल प्रबंधन है यह इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता का। हड़प्पा वासी जल प्रबंधन और स्वच्छता को बहुत महत्व देते थे। मतलब वो जल प्रबंधन और स्वच्छता दोनों को क्या देते थे, बहुत महत्व देते थे। उनके घरों में स्नान के लिए अलग स्नानागार हुआ करता था। तो मतलब प्रत्येक घर में स्नानागार होता था। ये नगर जल निकास प्रणाली से जुड़े हुए थे, और ये जो भी स्नानागार का पानी गिरता था, जो भी कचरा गिरता था, वे नगर जल विकास प्रणाली से क्या होते थे, जुड़े रहते थे, जो साधारणतः सड़कों के नीचे होती थी। और वो क्या होते थे, सड़कों के नीचे होते थे, जिससे अपशिष्ट जल बहता था। क्या बहता था, अपशिष्ट जल बहता था। तो देखिए इस तरह से ये जो नालियाँ आप देख रहे हैं, ये नालियाँ हैं और ये ऊपर की सड़कें हैं, ये सब सड़कें हैं, इससे आदमी जा सकता, आ सकता है। तो देखिए ये भी सड़कें हैं, इससे क्या है, नालियाँ क्या है, नीचे हैं, नालियाँ क्या है, नीचे हैं और उन्नत ढनाल के साथ होती थी। अगर आपने प्रीवियस पढ़ा होगा, जो पुरानी एनसीईआरटी थी, तो उसमें दिया जाता था कि हल्का स्लोप रहता था, हल्का स्लोप, हल्का ढलान होता था, जिससे कि पानी में कहीं भी बहने में रुकावट ना आए। तो ये देखिए लोथल का क्या है, लोथल कहाँ था, गुजरात में, जिसका जल निकास प्रणाली का यहाँ पे चित्र दिया गया है। क्या दिया गया, लोथल का चित्र दिया गया है। मोहनजोदड़ो में लोग ईंटों से बने कुओं से पानी निकाला करते थे। कुएं बने क्या होते थे, ईंटों से बने होते थे। किंतु अन्य क्षेत्रों में तालाब, पास के झरनों अथवा मानव निर्मित जलाशयों से पानी लेते होंगे। तो मोहनजोदड़ो में कुआं था, लेकिन बाकी सब जगह क्या था, बाकी सब जगह तालाब, पास के झरना या जलाशय से पानी लेते थे। धौलावीरा जो गुजरात में कच्छ के रण में था, 73 मीटर लंबा सबसे बड़ा जलाशय था। तो धौलावीरा में क्या था, जलाशय से पानी लेते थे, और उसमें 73 मीटर बड़ा लंबा क्या था, जलाशय था। ठीक है। अब कक्षा की एक गतिविधि के रूप में किसी फीते, इंच टेप से अपनी कक्षा, विद्यालय के गलियारे या खेल के मैदान की लंबाई नापें। अगर आप अपनी कक्षा की लंबाई नापेंगे तो लगभग 4 गुना तक आ सकता है आपके कच्छे की लंबाई का। अगर विद्यालय के गलियारा नापेंगे तो हो सकता है पूरा गलियारा आ जाए।
और अगर मैदान की लंबाई नापेंगे तो हो सकता है कि वो उससे भी बड़ा चल जाए। आपके कक्षा का तो हो सकता है कि 12 गुना हो जाए, मतलब 12 कक्षा अगर लंबाई में हो तो उसके बराबर हो। 73 मीटर बहुत बड़ा लंबा है। 100 मीटर की जो दूरी आप दौड़ते हैं उसका 3/4 भाग। तो धौलावीरा में पत्थरों और यहाँ तक कि चट्टानों को काटकर कम से कम 6 विशाल जलाशयों का निर्माण किया गया था। तो 6 जो विशाल जलाशय का निर्माण किया गया था वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और किसको काट के बनाया गया था? तो चट्टान और पत्थरों को काट कर बनाया गया था। इनमें से अधिकांश को कुशल जल संचयन और वितरण के लिए भूमिगत नालियों से जोड़ा गया था, ताकि जल का हर जगह वितरण हो सके, इसलिए इनको भूमिगत नालियों से जोड़ा गया था। देखिए, चट्टान को काट कर बनाया गया 33 मीटर, वो जो 73 मीटर का था वो सबसे बड़ा जलाशय था, और 33 मीटर का 6 जलाशय था। कितना जलाशय था? 6 जलाशय था। तो ये 33 मीटर अलग है और वो 73 मीटर अलग है। ठीक है। तो इसमें देखिए, इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से नालिया था जिससे पानी जाता था। तो इस तरह से चट्टान को काटकर बनाया गया था। ये देखिए, चट्टान जो अब धीरे धीरे क्या हो रहा है? अब धीरे धीरे खराब होता जा रहा है। ठीक है। जलाशयों के इस प्रकार के निर्माण के लिए क्या क्या जरूरत होगा? आवश्यक श्रमिकों की बड़ी संख्या, मतलब मजदूर बहुत ज़्यादा संख्या में चाहिए। इसको देख रेख करने के लिए कोई एक मैनेजमेंट का आदमी होना चाहिए जो इसको देख रेख कर सके। कार्य को सुनियोजित तरीके से करने के लिए निश्चित निर्देश देने के लिए कोई व्यक्ति होना चाहिए। मजदूरी के लिए भुगतान कैसे किया गया होगा? तो मतलब कि यहाँ पे क्या है, कोई जलाशय बनाना इम्पोर्टेंट नहीं है। एक तो कि उस चट्टान को काट कर बनाने के लिए बहुत बड़े मजदूर लगेंगे बड़ी संख्या में, तो उसके लिए मजदूर भी होना चाहिए। और फिर उस मजदूर को निर्देश देने के लिए कोई एक व्यक्ति होना चाहिए। और फिर उन मजदूरों को मजदूरी भुगतान करने के लिए भी कोई व्यक्ति होना चाहिए। और देखिए, कह रहा है कि उस समय आज की तरह मुद्रा का प्रचलन नहीं था। तो उस समय क्या होता था? तो मतलब मजदूरी दे रहे हैं तो वस्तु विनिमय हो रहा होगा, या आहत सिक्के अगर बनने लगे होंगे तो वो सिक्कों का भी प्रचलन होगा, तो उससे भुगतान किया गया होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मजदूर भी थे और कोई एक बड़ा व्यक्ति था या स्थानीय प्राधिकारी था जो यह काम कराता था। चूंकि समय समय पर जलाशयों की सफाई करना भी आवश्यक था। अब बना दिए तो उसका रख रखाव, उसका सफाई, उसका व्यवस्था, उसका तोड़ फोड़, तो ये सब रख रखाव के लिए भी कोई स्थानीय प्राधिकारी होता होगा। इस नगर के शासक और नगर प्रशासन के बारे में इससे हमें क्या संकेत मिलते हैं? तो ये कह रहा है कि कल्पना कीजिए और अपने शिक्षक के साथ चर्चा कीजिए कि पुरातत्ववेत्ता भी इन प्रश्नों के बारे में चर्चा करते हैं और उनके उत्तर सदैव निर्णायक नहीं होते। मान ले कि मैंने चर्चा किया और आपको कुछ बता दिया, जैसे आप बता रहे हैं कि उतने मजदूर होते होंगे, तो मतलब कि गांव से जो आते होंगे मजदूर वो शहर में रहने के लिए, सोचिए मजदूर अगर एक शब्द आता है तो एक तो कि उतना बड़ा मजदूर हो, उनको रहने की व्यवस्था हो, इसीलिए निचला नगर बना था। क्या बना था? निचला नगर बना था, जहाँ पे मजदूर शिल्प लोग ला के रह सकें। तो उनको रहने के लिए जो आज का स्लम बस्ती जो बन जाता है वो उस समय भी होगा, एक अलग बस्ती बनाया गया होगा। फिर उनको निर्देश देने के लिए कोई अधिकारी होगा। फिर उनको भुगतान करने के लिए भी कुछ अधिकारी हो सकते हैं। फिर उनका सफाई करने, रख रखाव करने के लिए भी प्रशासन के कुछ लोग होंगे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इतना कुछ होता होगा तभी यह नगर बसा होगा और तभी यह जलाशय बने होंगे। तो ये हो गया जल प्रबंधन, मतलब धौलावीरा के बारे में यहाँ पे जल प्रबंधन दिया, लोथल के बारे में दिया, बताया गया कि जल का कैसे प्रबंधन करते थे, कैसे नालियाँ होती थी
और अपशिष्ट जल को निकालने के लिए क्या होता था, एक मेन होल भी होता था। ये पुराना वाले एनसीईआरटी पढ़िएगा तो वहाँ भी लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से जल प्रबंधन हमने देख लिया। अब देखते हैं कि हड़प्पा वासी क्या खाते थे। हड़प्पा वासियों ने अनेक बस्तियां बड़ी और छोटी नदियों के किनारे बसाई थी। यह सिर्फ जल स्रोतों तक आसानी से पहुंचने के लिए ही नहीं, बल्कि कृषि की दृष्टि से भी एक औचित्यपूर्ण विकल्प रहा होगा, क्योंकि नदियां अपने आसपास की भूमि को उपजाऊ बनाती है। नदियां क्या करती है, जब बाढ़ आता है तो आज भी क्या करते हैं, अगर आप ज्योग्राफी पढ़े होंगे तो नदियों के बाढ़ आने के चलते भूमि क्या हो जाता है, उपजाऊ हो जाता है, क्योंकि नदियां अपने आसपास की भूमि को उपजाऊ बनाती है। पुरातात्विक खोजें यह दर्शाती है कि हड़प्पावासी दलहन और अनेक किस्म की सब्जियों के अतिरिक्त जौ, गेहूं, कुछ मोटे अनाज, बाजरा और कभी कभी धान, ये क्या है इम्पोर्टेंट है कि कभी कभी ही धान का इस्तेमाल करते थे। मतलब आज जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है, उस समय उतना इम्पोर्टेंट नहीं था। जौ गेहूं ज़्यादा उपजाते थे, दलहन भी, सब्जी भी, कुछ मोटे अनाज भी और बाजरा भी, जैसे अनाज की खेती करते थे। यूरेशिया में, यूरोप और एशिया में कपास उगाने में वे सर्वप्रथम थे। तो कपास उगाने में क्या थे, हड़प्पावासी प्रथम स्थान पे थे। तो कपास उगाना, कभी कभी धान की खेती करना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दलहन में क्या आ जाता है कि दलहन में है फसलों की श्रेणी जिसमें सेम, मटर के दाने और दालें सम्मिलित है। इसमें चना का दाल, सेम, मटर ये सब आते हैं। कपास उपजाते थे जिससे कपड़ा बुनने में क्या होता था, मदद मिलती थी। उन्होंने हल हल जो है हल सहित खेती के कई उपकरण बनाए। हल सहित खेती के कई उपकरण बनाए। ऐसे तो हल का कोई मिला नहीं है, लेकिन मिट्टी से निर्मित हल का लघु प्रतिरूप हरियाणा में बनवाली में क्या हुआ है, प्राप्त हुआ है। तो इस हल को देखकर हम कह सकते हैं कि ये हल क्या था, बनवाली से जो प्राप्त हुआ मिट्टी का खिलौना, मतलब उनको हल बनाने का कला जानकारी था, जिनमें से कुछ का उपयोग आधुनिक समय में भी किसानों द्वारा किया जाता है। आज भी हल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो पहले जानवरों से जोता करते थे, बैल से, आज वो ट्रैक्टर से जोतने लगे। हल का रूप भी बदलते चला गया है। आज घूमने वाला रोटेटिंग हल भी हो गया है। तो इस प्रकार हम क्या हो रहे हैं, एडवांस हो रहे हैं। यह गहन कृषि गतिविधि, लेकिन उस समय के लिए इस प्रकार का हल ही गहन कृषि गतिविधि का कारण था। आज ये हल से गहन कृषि गतिविधि नहीं होगा, ये क्या है, पुराने तरीके हो जाएंगे। लेकिन उस समय के क्या थे, एडवांस टेक्नोलॉजी था। तो यह गहन कृषि गतिविधि के सैकड़ों छोटे ग्रामीण स्थलों अथवा गांवों द्वारा संचालित की जाती थी। अभी की तरह तब भी ग्रामीण क्षेत्रों से पर्याप्त कृषि उपज प्रतिदिन उपलब्ध होने पे ही नगर जीवित रह सकते थे। पहले इतना ज़्यादा मतलब विश्व से जुड़े हुए नहीं थे कि बाहर से भी खेती का सामान लाया जा सके। तो गांवों को इतना पर्याप्त उपज उपजाना पड़ता था कि जिससे नगरों में रह रहे लोगों को जीवन प्रदान करने के लिए सारा धन धान मिल सके। हड़प्पा वासियों ने मांस के सेवन के लिए अनेक पशुओं को पाला और मछलियों के लिए वे नदियों एवं समुद्रों पर निर्भर रहते थे। खुदाई में बड़ी संख्या में पाई गई पशुओं की हड्डियों और मत्स्य जीवाश्म से इसका पता चलता है। बहुत सारे पशुओं की हड्डियां मिली, मत्स्य के जीवाश्म मिले, जिससे हम ये कह सकते थे कि हड़प्पावासी क्या थे, पशु और मत्स्य भी मांस का सेवन करते थे। हड़प्पा वासियों के खाना पकाने के पात्रों में क्या होता था। मिट्टी के पात्रों की वैज्ञानिक जांच से कुछ प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं, जिसमें प्रत्याशित
दुग्ध उत्पाद और अप्रत्याशित जैसे हल्दी, अदरक और केले दोनों प्रकार के अवशेष हैं। मतलब हल्दी के बारे में भी उनका जानकारी था, अदरक के बारे में भी जानकारी था और केले के बारे में भी जानकारी था। तो ऊपर जितनी चीज़ें आप इस एनसीईआरटी के बुक में देख रहे हैं वो सबको तो रट जाइए, आपको याद करना जरूरी है, ताकि आपसे कोई ये पूछ दे कि बहुत ज़्यादा धान का उपज करते थे तो ये गलत है स्टेटमेंट। लेकिन दुग्ध उत्पादन करते थे, हल्दी, अदरक, केला, गेहूँ, जौ, मोटे अनाज, बाजरा, दलहन में सेम, मटर, ये सब चीज़ का उपज करते थे। मतलब स्पष्ट है कि उनके भोजन में बहुत विविधता थी। मान लीजिए कि आप हड़प्पा के घर में खाना पकाते हैं। आप ऊपर दी गई जानकारी के आधार पे कौन से व्यंजन बनाएंगे? तो बहुत सारे व्यंजन बनाए जा सकते हैं। हल्दी भी है, चना भी है, मटर भी है, गेहूँ भी है। गेहूँ है तो रोटी बना सकते हैं। कुछ धान है तो उससे खीर हो सकता है, बनाया जाता होगा। क्योंकि धान तो इतना ज़्यादा होते नहीं थे कि उससे चावल बनाया जा सके, तो चावल कम ही बनाया जाता होगा। या चावल जो बनाए भी जाते होंगे तो ये बड़े लोगों के भोजन में ही शामिल होंगे। छोटे लोगों के भोजन में मोटे अनाज, बाजरा, गेहूँ ये सब होते होंगे। केले का सब्जी बना सकते हैं। तो इस प्रकार से दाल, सब्जी, चावल, रोटी ये सब हम पका सकते हैं। अब क्या है? व्यापार। जल देख लिए, खाना देख लिया, अब व्यापार। हड़प्पा वासी न केवल अपनी सभ्यता आसपास या बहुत दूर के अन्य नगरों में, बल्कि भारत के भीतर और बाहर की अन्य सभ्यताओं और संस्कृतियों के साथ भी सक्रिय रूप से व्यापार किया करते थे। भारत में ऐसा नहीं था कि जिस समय हड़प्पा वासी थे सिर्फ हड़प्पा सभ्यता ही था, अन्य सभ्यता भी था। अगर आप ऊंचे क्लास में जाएंगे तो अन्य सभ्यताओं के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो हड़प्पा वासी अपने ही देश के अन्य सभ्यताओं से ही नहीं घुले मिले थे, बल्कि बाहर के भी सभ्यताओं से भी सक्रिय रूप से क्या करते थे? व्यापार किया करते थे। उन्होंने आभूषणों, लकड़ी, दैनिक उपयोग की कुछ वस्तुओं, संभवतः सोने एवं कपास और कुछ खाद्य वस्तुओं का निर्यात किया करते थे। तो मतलब आभूषण मतलब निर्यात करते थे, मतलब दूसरे देश को भेजते थे। मतलब सोना, कपास, लकड़ी, आभूषण ये सब होता था उनके यहाँ। उनके सर्वाधिक प्रिय आभूषण। अब सर्वाधिक प्रिय आभूषण क्या है? कार्लियन के मोती। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप इसको एकदम याद कर लीजिए कि उनके सर्वाधिक प्रिय आभूषण क्या थे? तो कार्लियन के मोती थे, जो अधिकतर कहाँ पाए जाते थे? तो गुजरात में पाए जाने वाले लाल रंग के अल्प मूल्यवान पत्थर होते थे। ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा मूल्यवान पत्थर उनका सर्वाधिक प्रिय आभूषण था, बल्कि एक अल्प मूल्यवान पत्थर जो लाल रंग का था, जो गुजरात में पाया जाता था, उसका क्या था? उसको उनका सर्वाधिक प्रिय आभूषण था। तो ये कार्लियन के मोती एकदम याद कर लेना है। हड़प्पा के कारीगरों में उनमें छेद करने की तकनीक भी विकसित की थी, ताकि धागे को डालकर उन्हें तरह तरह से सजाया जा सके। तो मतलब उस पत्थर में छेद करने की भी उन्हें तकनीक पता था, ताकि धागे डालकर उसको सजाया जा सके। उन्होंने शंखों से बहुत सुंदर चूड़ियाँ भी बनाई। तो आज भी शंखों से सुंदर चूड़ियाँ मिलती है, और आज शंखों से बनी चूड़ियाँ काफ़ी महंगी होती है। आप अपने मम्मी से या अपनी बड़ी बहन से अगर वो पहनती हैं तो उनसे पूछ सकते हैं। कहता है कि चूंकि शंख का खोल सख्त होता है, अतः उन चूड़ियों को बनाने के लिए परिष्कृत तकनीक की आवश्यकता भी होती होगी। हम जैसे ही देख लिए कि हम कार्नियल का मोती पहन रहे हैं, हम शंख का चूड़ियाँ पहन रहे हैं, तो इसको बनाने वाले शिल्पकार भी तो इतने ज़्यादा टेक्नोलॉजी विकसित था कि इससे बनाया जा सके। तो मतलब कि इस तरह की तकनीक क्या थी? विकसित थी। यह स्पष्ट नहीं है
कि हड़प्पा वासियों ने निर्यातित वस्तुओं के बदले में किस वस्तु का आयात किया। यह पता नहीं चलता है कि जब हम इतना चीज़ बाहर भेज रहे हैं, और ये चीज़ें पता कैसे चल रही है, दूसरी दूसरी मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये सब जगह पे ये सब सामान जो हड़प्पा में मिला है वो वहाँ मिला है उसी तरह से। तभी हम कह सकते हैं कि हड़प्पा वासी ये सब सामान वहाँ भेजते होंगे। लेकिन क्या लेते थे ये कहना मुश्किल है, लेकिन संभवतः यह तांबा हो सकता है। हो सकता है कि तांबा लेते होंगे और उससे क्या बनाते होंगे, वो तांबा के साथ मिक्स करके कांसा बनाते होंगे, क्योंकि यह धातु सामान्यतः उनके पास बहुतायत में उपलब्ध नहीं थी। क्योंकि जहाँ पे हड़प्पा सभ्यता विकसित हुआ था वहाँ पे तांबा ज़्यादा नहीं पाया जाता था। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि तांबे का वो क्या करते होंगे, आयात करते होंगे, मतलब लेकर बाहर से आते होंगे। हड़प्पा वासी मुलायम धातु तांबे की कलाकारी में कुशल थे। ये तांबा क्या होता है, मुलायम होता है और उसके कलाकारी में कुशल थे। उसमें टीन मिलाने पर कांस्य धातु बन जाती है जो तांबे की तुलना में कठोर होती है। तो कांस्य धातु भी बनाने की तकनीक उन्हें पता था। हड़प्पा वासियों ने उपकरण तथा बर्तन बनाने में कांसे का उपयोग किया, तांबे का उपयोग नहीं किया। किसका उपयोग किया, कांसे का उपयोग किया बर्तन बनाने। बाद में हम इनकी बनी कुछ छोटी प्रतिमाएं देखेंगे और कांसे से बनी कुछ छोटी प्रतिमाएं भी बनाए उन्होंने। देखिए, ये सूसा वर्तमान ईरान में खुदाई में प्राप्त कार्नियल मनके, क्या है ये, कार्नियल मनके। देखिए ये मनके इतना बड़ा है, इधर से इधर छेद करने की तकनीक, यहाँ पे छेद करने की तकनीक, यहाँ पे भी छेद करते होंगे या इधर से इधर भी छेद करते होंगे, है ना। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये सब क्या है, कार्नियन के मनके हैं जिसमें छेद करके हड़प्पा वासी क्या करते थे, आभूषण बनाते थे। ये हड़प्पा का हाथी दांत का कंघा जो ओमान के तट पर पाया गया, और ये कंघा है जो हड़प्पा का है और लगभग 7 सेंटीमीटर लंबा है। क्या है, 7 सेंटीमीटर लंबा है और ये ओमान के तट पर पाया गया है। उन्होंने इस तरह के व्यापार को संचालित करने के लिए स्थल मार्ग एवं नदियां तथा अधिक दूरवर्ती गंतव्यों के लिए समुद्री रास्तों का उपयोग किया। और ये व्यापार किससे होते थे, तो समुद्री रास्तों से होते थे। समुद्री रास्तों का उपयोग करने के कारण व्यापार में यह कह सकते हैं कि भारत की यह प्रथम गहन समुद्री गतिविधि थी। तो ये जो भारत की प्रथम समुद्री गतिविधि थी, यह एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कहीं भी किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि भारत की प्रथम गहन समुद्री गतिविधि कहाँ, किस सभ्यता के लोग इस्तेमाल करते थे या कब से किया जा रहा था। तो कब से किया जा रहा था, तो हड़प्पा सभ्यता से किया जा रहा था। वास्तव में गुजरात और सिंध के तटवर्ती क्षेत्रों में कई हड़प्पाई बस्तियां स्थित है। गुजरात में स्थित एक लघु बस्ती क्या इम्पोर्टेंट है, लोथल जितना इम्पोर्टेंट है उतना बड़ा नहीं था। लोथल में क्या था, डॉकयार्ड था, जिसके चलते ये काफ़ी मशहूर था। और ये कहाँ था, गुजरात में था। लोथल क्या था, एक लघु बस्ती था जहाँ आश्चर्यजनक रूप से 217 मीटर लंबाई और 36 मीटर चौड़ाई का एक विशाल बेसिन बनाया गया था। क्योंकि व्यापार से जितनी भी नाव आते थे वो वहाँ रुकते थे। इसकी लंबाई फुटबॉल के 2 मैदानों से थोड़ी अधिक है। मतलब फुटबॉल के 2 मैदान की जितनी लंबाई होती है उससे थोड़ा अधिक है। इस बेसिन में बंदरगाह जैसी संरचना अवश्य रही होगी, जिसका इस्तेमाल नावों के माध्यम से वस्तुओं के आयात और निर्यात के लिए किया जाता होगा। आज के इतने बड़े बड़े स्टीमर या जहाज़ नहीं होते थे,
छोटे छोटे नाव होते होंगे तो उनके रुकने के लिए यह पर्याप्त बंदरगाह था। और यह क्या था? मैन मेड था, प्राकृतिक रूप से बना हुआ नहीं था, यह मानव निर्मित था। क्या था? मानव निर्मित था, जो 217 मीटर लंबाई और 36 मीटर चौड़ाई का एक विशाल बेसिन था। इस प्रकार के व्यापक स्तर के व्यापार में यह आवश्यक था कि व्यापारी अपने सामान को और एक दूसरे को पहचाने। तो व्यापारी अगर सामान को और एक दूसरे को पहचाने, इसके लिए जरूरी था कि क्या था कि आपस में कुछ मुहरे, कुछ सील, इस तरह की चीजें लगाई जाती होगी। अनेक वस्तुओं की खुदाई में मिली हजारों की संख्या में छोटी मुहरों का उपयोग यही रहा होगा। मतलब जितना भी छोटी छोटी मुहर का उपयोग जिसको कहते हैं, जिसको आहत सिक्के कहते हैं, उसको सील मारने के काम में भी इस्तेमाल किया जाता होगा। सामान को बांध दिया जाता था और उस पे गीली मिट्टी लगा के उस पे मोहर मार दिया जाता था। ये मोहरे एक मुलायम पत्थर अस्टिएटाइट की बनी थी, जिन्हें गर्म कर कठोर बनाया जाता था। तो मोहर किससे बना था? एस्टिएटाइट पत्थर से बना था। यह एक मुलायम पत्थर था जिसे बनाकर गर्म करके कठोर कर दिया जाता था। इनका माप जो था केवल कुछ सेंटीमीटर है। इनका माप क्या है? कुछ ही सेंटीमीटर है। ये जो मोहरे हैं उनका जो माप है कुछ ही सेंटीमीटर है। यह देखिए, लोथल में जो विशाल बंदरगाह है वो इस प्रकार से था। देखिए कितना बड़ा है और कितना सुंदर है। सामान्यतः इनके ऊपर जानवरों के चित्र बनाए जाते थे, किंतु इन पर लेखन प्रणाली के कुछ संकेत भी मिलते हैं। इस लेखन प्रणाली और पशुओं के चित्रों के प्रतीकों के अर्थ को अभी समझा जाना बाकी। न तो इस लेखन प्रणाली को समझा गया और न ही इन पशुओं के चित्रों के प्रतीकों के अर्थ को समझा गया है। पर यह निश्चित है कि ये किसी प्रकार के व्यापार की गतिविधियों से संबंधित है। और इस तरह के मोहर था। देखिए, एक तरफ है एक श्रृंगी पशु, फिर है सींग वाले बाघ को, फिर बैल, ये बैल है, ये सींग वाला बाघ है। अब इसका क्या अर्थ था कहना मुश्किल है। इस पे जो लिखाई है उसके बारे में कहना मुश्किल है कि क्या लिखा हुआ। कुछ लेखन संकेतों के साथ हड़प्पा की इन 3 मोहरों को देखते हुए आपके मन में क्या विचार आता है? क्या आप इनकी कोई व्याख्या देना चाहेंगे? अपनी कल्पना शक्ति का उपयोग कीजिए। अगर हम इनको देखें तो हम कह सकते हैं कि उस समय जितने भी पूजनीय पशु होते होंगे, जिनको पूजा किया जाता होगा, उनको इन मोहरों पे दर्शाने का एक अर्थ यह भी निकलता है कि उनको दर्शाया गया। जैसे एक श्रृंगी पशु या बैल, ये दोनों क्या है? काफ़ी पवित्र माने जाते हैं। फिर सींग वाले बाघ को भी हो सकता है कि उस समय पवित्र माना जाता होगा, उनको एक स्थान दिया जाता होगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसके कुछ या तो मतलब धार्मिक महत्व होगा, या तो कुछ व्यापारिक महत्व भी हो सकता है, और या तो किसी सभ्यता या किसी धर्म से जुड़ा भी हो सकता है। तो इस 3 तरह के कल्पना शक्ति का उपयोग करके आप व्याख्या दे सकते हैं और अपनी व्याख्या भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। प्राचीन जीवन, पुरातत्ववेत्ता हड़प्पा वासियों द्वारा निर्मित और उपयोग की गई अनेक वस्तुओं को सामने लेकर आए हैं। अब देखिए, एक कांस्य दर्पण है, कांसे का बना हुआ एक दर्पण है जो अब एकदम बुरी स्थिति में है, लेकिन उस समय लोग इसमें उस समय शीशा का इस्तेमाल नहीं होता था, इसी कांसे का इतना चिकना बनाया जाता था कि उसमें चेहरा दिख सके। एक पक्की मिट्टी टेराकोटा का पात्र जो धौलावीरा से ये दोनों प्राप्त हुआ है। ये दोनों कहाँ से प्राप्त हुआ है? धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। ठीक है। भार तौलने के लिए कुछ पत्थर, एक कांस्य छैनी, ये छैनी है ना, कांसे की छैनी है, ये भी धौलावीरा से प्राप्त हुआ। अगर पत्थर को देखेंगे तो ये ज़्यादातर चर्ट पत्थर से बने। किससे बने?
चर्ट पत्थर से बने हैं। और अगर आपको याद होगा जो पुराना सिक्का चलता था, या कभी मम्मी पापा से पूछिएगा, तो जो पुराने सिक्के का होता था उसको हम लोग ना तौल कहते थे, मतलब भरी कहते थे। क्या कहते थे? भरी कहते थे। जो 10 ग्राम से ज़्यादा, लगभग 12.5 ग्राम के आसपास होता था, उसका इस्तेमाल होता था। उसी के रेशियो में ये भी पत्थर बनाए जाते थे। फिर देखिए, 25 सेंटीमीटर की लंबाई वाले एक पत्थर पर उकेरा गया खेल बोर्ड। अब ये खेल बोर्ड पासा की तरह है, जिस तरह से महाभारत में होता था उस तरह से। ये भी धौलावीरा से प्राप्त है। 4 सेंटीमीटर लंबी मिट्टी की सीटी, ये क्या है? सीटी है, सीटी बजाने वाला। ये कर्णपुरा राजस्थान से प्राप्त हुआ। तो ये जो है सीटी, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कहाँ से प्राप्त हुआ? कर्णपुरा राजस्थान से प्राप्त हुआ। हड़प्पा वासियों ने वयस्कों और बच्चों दोनों के मनोरंजन के लिए अनेक खेल तैयार किए। जहाँ वयस्क के लिए भी थे, वहाँ बच्चों के लिए भी थे। जैसे सीटी बच्चों के लिए हो गए, ये पासा ये बड़ों के लिए हो गए। फिर सांस्कृतिक और प्रतीकात्मक वस्तुएं। अब ये जो है एक छोटी मूर्ति, जिसे प्रायः पुरोहित राजा कहा जाता है, कहीं कहीं पुरोहित कहा जाता है, लेकिन इसके बारे में अभी तक कह नहीं सकते। इसका अगर आप उच्च कक्षाओं में जाएंगे तो ये जो बना हुआ है 3 पत्ते की फूलदान, इसको भी वहाँ पे डिस्क्राइब किया गया। ये शॉल ओढ़ा हुआ एक क्या है? एक व्यक्ति है, जो प्रतिष्ठित व्यक्ति है, या पुरोहित है, या कोई राजा है। यद्यपि यह मालूम नहीं है कि यह प्रतिमा किसकी है। स्वास्तिक दर्शाती हुई मुहर, ये स्वास्तिक दर्शाती हुई मुहर है। शक्तिशाली पशुओं से घिरे ऊंचे स्थान पर बैठे त्रिमुखी देवता, जो आज हम जिनको शंकर भगवान कहते हैं या महादेव कहते हैं, उस समय ये नाम भले ना हो, लेकिन पशुओं के कोई तो देवता थे जिन्हें पशुपति कह सकते हैं। आज भले वो पशुपति नाम जुड़ गया है महादेव से या शंकर भगवान से या शिव जी से, लेकिन उस समय शिव जी कहते थे, ये नहीं कह सकते। तो ये जो मुहर है, इस पे त्रिमुखी देवता का चित्र है। अब अगर उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे तो इस मुहर को और ज़्यादा डिस्क्राइब किया गया। कौन से जानवर हैं, कैसे जानवर हैं, क्या दर्शाया गया है, वो भी चीज़ें देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पे इतना जानना जरूरी है कि एक पशुपति त्रिमुखी देवता का मुहर मिला है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी, यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया। कांसे की प्रतिमा की एक लघु कांस्य प्रतिमा है जो 10.8 सेंटीमीटर ऊंची है। यह क्या है? 10.8 सेंटीमीटर की यह ऊंची प्रतिमा है। इसमें देखिए चूड़ियाँ जो है वो भी देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा चूड़ियाँ पहनी गई है और कहाँ पे पहनी गई है। तो ये सब इम्पोर्टेंट है। ये एक मुद्रा में है या लेडीज़। तो इस तरह से ये जो नर्तकी का जो चित्र है ये काफ़ी फेमस है। और कहाँ से मिला है? मोहनजोदाड़ो से मिला। नमस्ते की मुद्रा में बैठी एक पक्की मिट्टी टेराकोटा की मूर्ति। एक पात्र पर प्यासे कौवे की कहानी को दर्शाता चित्र। और ये सोचिए कितनी पुरानी कहानी है जिसको आज भी दिखाया जा रहा है और उस समय भी दिखाया जा रहा था। तो आप सोच सकते हैं कि यह कितनी पुरानी कहानी है जो सदियों से माउथ पब्लिसिटी, मतलब एक दूसरे से, हम दादा से, दादी से, परदादी से इस तरह से सुनते हुए आ रहे हैं और आज भी यह कहानी अवेलेबल है। जिसमें वह पात्र के निचले हिस्से से जल को पीने के लिए एक चतुर तरीका क्या करता है? इस्तेमाल करता है। एक चतुर तरीका इस्तेमाल करता है। यह कहाँ से प्राप्त हुआ है? लोथल से प्राप्त हुआ है। तो ये जो है लोथल से प्राप्त हुआ है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये कहानी यही है कि एक कौवा रहता है, प्यासा रहता है और एक पात्र में जल रहता है, लेकिन उस तक चोंच उसका नहीं पा सकता था। तो वह क्या करता है कि बगल से कुछ कंकड़ उठा के लाता है और उस जल में डालना शुरू करता है।
धीरे धीरे वह कंकड़ डालते डालते पानी क्या होता है, ऊपर आ जाता है, कंकड़ नीचे बैठ जाता है और इस प्रकार वह क्या करता है, पानी को पी लेता है। तो ये जो कहानी है, यह कौवे की कहानी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आइए विचार करें, पृष्ठ 100 और 101 पे दर्शाई गई वस्तुएं या इस अध्याय में चित्रित अन्य वस्तुओं को देखते हुए क्या आप उन गतिविधियों और जीवन के पक्षों का पता लगा सकते हैं जो हड़प्पा वासियों के लिए महत्वपूर्ण थे। तो आप जितना भी चित्र अभी तक देखे उससे देख सकते हैं कि किस तरह के कलाकारी करते थे, किस तरह से खेलने के भी यंत्र बनाते थे, तो तकनीकी रूप से भी विकसित थे और अपने आप को भी इंगेज रखे थे। व्यापार करने के लिए किस तरह से मुहर बनाए थे, तो इस सब चीज़ों को हम ऊपर देख चुके हैं। आइए पता लगाएं, लोथल के पात्र पर दर्शाई गई कहानी को पूरा कीजिए। तो मैंने कहानी को क्या कर दिया, पूरा करके आपको बता दिया कि क्या कहानी था। आपके विचार से इस कहानी को 4000 से अधिक वर्षों से क्यों याद किया जाता रहा? कितना सिंपल स्टोरी है और कितना महत्वपूर्ण स्टोरी है जो मौत पब्लिसिटी से आज तक सदियों तक एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सुनाई गई है। नर्तकी की लघु प्रतिमा पर विचार कीजिए। इस लघु प्रतिमा की भंगिमा से आप क्या समझते हैं? पूरी बाह को ढकने वाली उनकी उन चूड़ियों को ध्यान से देखिए जो गुजरात और राजस्थान के क्षेत्रों में अभी भी महिलाएं पहनती है। अगर आप गुजरात और राजस्थान में चल जाएंगे तो आज भी आदिवासी महिलाएं इस तरह की पहनती, मतलब उस तरह के आदिवासी सभ्यता का हड़प्पा सभ्यता में क्या था, प्रचलन था। इस अध्याय में आपने कहाँ और इस तरह की चूड़ियाँ पहनने को चिन्हित किया है, इससे हमें क्या निष्कर्ष निकालना चाहिए? तो ये सब सारे प्रश्नों का उत्तर भी हम एक वीडियो में लाएंगे, एक एक करके वीडियो में लाएंगे, लेकिन अभी हम इसका थ्योरी देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। फिर भी मुझे जितना हो सका मैंने वहाँ पे वर्णन करने का प्रयास किया। अंत अथवा नई शुरुआत। 1900 सामान्य शताब्दी पूर्व के आसपास इस सिंधु सरस्वती सभ्यता की सभी उपलब्धियों के बावजूद उनका ह्रास हो गया। ये सारी उपलब्धियां थी, इतना कुछ शिल्प था, नगर था, गांव था, सब कुछ था, उसके बाद भी यह क्या हो गया, सभ्यता खत्म हो गया। इसके नगर एक के बाद एक खाली होते गए। यदि कोई निवासी वहां रहे भी तो उन्होंने परिवर्तित वातावरण में ग्रामीण जीवन शैली को अपनाया। एक बात एकदम इम्पॉर्टेंट है और याद रख लीजिएगा, ये बातें बहुत कम टीचर आपको बताएंगे कि ग्रामीण शैली नगर शैली से ग्रामीण शैली में हम तभी परिवर्तित होते हैं जब हमारे पास पर्याप्त अनाज ना हो जिससे कुछ ही लोग उसमें उत्पादकता में रहें और बाकी लोग दूसरे कामों में व्यस्त हो सके। अगर आपके पास पहला जो है रोटी, कपड़ा और मकान, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसके बाद ही आप चौथी चीज़ों को सोचते हैं और नगर बसाने को सोचते हैं। तो जब नगरी जीवन ग्रामीण शैली में तभी वापस आएगा जब उनके पास खाने की भी लाले पड़ जाए, तो वो क्या शिल्प करेंगे? तो इस तरह से ग्रामीण जीवन शैली में परिवर्तित होना मजबूरी है। ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्ववर्ती सरकार या प्रशासन अब विद्यमान नहीं रहा। धीरे धीरे हड़प्पावासी हजारों नहीं तो सैकड़ों की संख्या में छोटी छोटी वस्तुओं के रूप में बिखर गए, जो हमारे लिए मतलब इतिहास के लिए हायर स्टडी में आप उसको डीप स्टडी करेंगे जब आप सिर्फ हिस्ट्री का क्लास करेंगे, लेकिन अभी के लिए आप उन छोटी छोटी वस्तुओं का नॉलेज नहीं लेंगे। बड़ी बस्ती में हम हड़प्पा सभ्यता का नॉलेज ले ली। हड़प्पावासी ग्रामीण बस्तियों में लौट गए हैं क्योंकि किसी नगरीय जीवन शैली की तुलना में ग्रामीण जीवन शैली भोजन और जल तक सहज पहुंच प्रदान करती है। मतलब भोजन और जल तक हमको पहुंचना हो तो नगरीय जीवन शैली क्या होता है, महंगा हो जाता है, और ग्रामीण जीवन शैली क्या होता है, सस्ता हो जाता है। तब से लेकर अब तक नगर भोजन और कभी कभी जल आपूर्ति के लिए गांव पे निर्भर रहते हैं। नगर हमेशा गांव पे निर्भर रहेंगे। जितने नगर को गांव की जरूरत है, गांव को भी नगर की जरूरत है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। लेकिन गांव बिना नगर के हो सकते हैं, नगर कभी भी बिना गांव के नहीं हो सकते। इस सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? पुरातत्ववेताओं ने इसके अनेक कारण बताए हैं। बहुत समय पहले यह सोचा गया कि युद्ध या आक्रमण ने इन नगरों का विध्वंस किया होगा,
लेकिन युद्ध या आक्रमण के कोई निशान नहीं मिले हैं। क्या है? कोई निशान नहीं मिलते। जहां तक परमाणु की बात है, हड़प्पा वासियों ने वास्तव में कभी भी कोई सेना या युद्ध के हथियार नहीं रखे। ये जो युद्ध के हथियार नहीं रखे, यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि उनके पास युद्ध के हथियार नहीं थे, बनाए नहीं जाते थे। चूंकि तांबे या कांसे से उन्होंने कोई हथियार नहीं बनाया। यह अपेक्षाकृत एक शांतिपूर्ण सभ्यता प्रतीत होती है। तो यह सभ्यता क्या थी? शांतिपूर्ण सभ्यता थी और भेदभाव का बहुत ही कम था। भेदभाव क्या थे? बहुत ही कम थे। वर्तमान में दो कारणों पर सहमति है। पहला, 2200 सामान्य संवत पूर्व से विश्व को अत्यधिक प्रभावित करने वाली जलवायु संबंधी परिवर्तनों से वर्षा में कमी और शुष्कता की स्थिति उत्पन्न हुई। तो एक कारण था जलवायु में परिवर्तन होना, मतलब वर्षा में कमी होना और शुष्कता की स्थिति आना। इसने कृषि कार्य को कठिन बनाया होगा और नगरों की ओर खाद्य आपूर्ति में कमी आई होगी। दूसरा क्या है? दूसरा है सरस्वती नदी की मध्य बेसिन सूख गया। वहां कालीबंगा और बनवाली जैसे नगर अचानक छोड़ दिए गए। इसमें अन्य कारण भी रहे होंगे, लेकिन दो कारण हमें यह याद दिलाते हैं कि हम अपने कल्याण के लिए अपनी जलवायु और पर्यावरण पे कितने निर्भर हैं। तो मतलब यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो गोल है वह इम्पोर्टेंट यहाँ भी हो जाता है। अगर हम इसी तरह पर्यावरण को हरास करते रहेंगे तो एक दिन हम खुद ही समाप्त हो जाएंगे। यद्यपि नगर लुप्त हो गए, लेकिन हड़प्पा की संस्कृति एवं प्रौद्योगिकी अधिकांशतः बची रही। यह भारतीय सभ्यता के अगले चरण में पहुंच गई, जिसके बारे में हम अगले अध्याय में पता करेंगे। और यही प्रौद्योगिकी, लोग भले मौत पब्लिसिटी से धीरे धीरे जानकारी कम होते गए, लेकिन बाद में जो भी बचा खुचा था वो द्वितीय नगरीकरण, जब गंगा के किनारे बसेंगे लोग, तो वहाँ से यह जो टेक्नोलॉजी है, जो तकनीक है, वहाँ इस्तेमाल होगा और फिर से लोग नगर बसाएंगे और फिर से लोग क्या करेंगे? नगरों में रहना शुरू करेंगे। आगे बढ़ने से पहले सिंधु हड़प्पा या सिंधु सरस्वती सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। हड़प्पा वासियों ने कुशल जल प्रबंधन, विविध शिल्प, सक्रिय व्यापार के लिए सुनियोजित नगरों का निर्माण किया। उपजाऊ कृषि से नगरों के विभिन्न प्रकार की फसलें प्राप्त हुई और इस सभ्यता का जलवायु संबंधी पर्यावरणीय परिवर्तनों के कारण अंततः ह्रास हो गया और लोग ग्रामीण जीवन शैली में लौट गए। क्योंकि ग्रामीण जीवन शैली क्या है? भोजन और जल की सहज उपलब्धता को प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से यह अध्याय पूरा समाप्त हुआ। भाग 2 में थोड़ा सा बड़ा कर दिया गया, लेकिन भाग 2 में हमने इसे समाप्त कर दिया है। आप दोनों भाग को बारी बारी से बढ़िया से देखिएगा तो आपको इस चैप्टर में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इस प्रकार से यह हड़प्पा सभ्यता का एक बेहतरीन चैप्टर है, जो भारतीय सभ्यता का प्रारंभ के नाम से है, और अध्याय 3 यहाँ से समाप्त हुआ।